नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के धर्मस्थला की। नमस्कार। जी, धर्मस्थला। ये सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि दक्षिण कन्नड़ जिले में भगवान मंजुनाथ स्वामी का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। बिल्कुल। और अपनी धर्मार्थ गतिविधियों और वो न्याय व्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। हाँ। लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है यहाँ से। लेकिन आजकल ये पवित्र भूमि एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर और परेशान करने वाले मामले की वजह से सुर्खियों में है। जी हाँ, मामला तो बहुत ही सनसनीखेज है। आरोप ये है कि धर्मस्थला परिसर में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हत्याएं हुई। हत्याएं? हाँ, और सैकड़ों शवों को वहीं जमीन में दफना दिया गया है, ऐसा आरोप है। अरे! और ये आरोप किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति ने लगाए हैं जो पहले वहीं काम करता था। अच्छा। वहीं का पूर्व कर्मचारी। जी। तो इन दावों ने जाहिर है उस जगह की जो पवित्र छवि है, जो सालों की प्रतिष्ठा है, उस पर बहुत गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। और पूरे इलाके में एक बेचैनी सी फैल गई होगी। बिल्कुल, बेचैनी का माहौल है। बिल्कुल। और जब आरोप इतने गंभीर हों तो सच जानना और भी जरूरी हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। तो हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले की जो जटिल परतें हैं उन्हें समझें। जी। क्या ये दावे सिर्फ अफवाहें हैं या इनमें कोई सच्चाई हो सकती है? जांच कहाँ तक पहुंची है? हाँ, ये सब सवाल अहम है। तो आइए इस पूरे प्रकरण की गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो देखिए, इस पूरे मामले के जड़ में एक पूर्व सफाई कर्मचारी का एक चौंकाने वाला बयान है। सफाई कर्मचारी का? जी। इस व्यक्ति ने दावा किया है कि साल 1995 से लेकर 2014 तक। 1995 से 2014 तक, मतलब लगभग 20 साल। हाँ, करीब 2 दशक। इस दौरान उसने खुद कथित तौर पर सैकड़ों लाशों को धर्मस्थला की जमीन में दफनाने में मदद की या खुद दफनाया। सैकड़ों लाशें 2 दशक के दौरान? जी हाँ, ये कोई एक दो घटनाओं का जिक्र नहीं है। ये एक लंबे अरसे तक चलने वाले एक सिलसिले का आरोप है। 2 दशक और सैकड़ों लाशें, ये आंकड़े ही मतलब दिमाग को सुन्न कर देते हैं। बिल्कुल। ये सोचना भी मुश्किल है कि इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ हो सकता है, और वो भी इतने लंबे समय तक किसी की नजर में आए बिना। हाँ, यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। तो स्वाभाविक है कि इतने विस्फोटक दावे के बाद प्रशासन पर तो तुरंत कार्रवाई का दबाव बना होगा। निश्चित रूप से। दावे की प्रकृति ही इतनी गंभीर थी कि सरकार इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकती थी। तो तत्काल प्रभाव से एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। एसआईटी? अच्छा। हाँ, एसआईटी का काम ही होता है ऐसे जो जटिल और संवेदनशील मामले होते हैं उनकी गहराई से जांच करना। तो एसआईटी ने फिर क्या कदम उठाए? जाहिर है इतने बड़े आरोप की जांच आसान तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। एसआईटी ने सबसे पहले शिकायतकर्ता के बताए अनुसार उन जगहों की निशानदेही की जहां शव दफनाने का आरोप था। जी, जहां कथित तौर पर शवों को दफनाया गया था। तो शुरुआती तौर पर ऐसी कुल 15 जगहों को चिन्हित किया गया। 15 जगह है? हाँ। इसके बाद एसआईटी ने फैसला किया कि इन सभी 15 जगहों पर एक व्यवस्थित तरीके से खुदाई की जाएगी। खुदाई ताकि सबूत मिल सके? बिल्कुल, ताकि भौतिक सबूत जुटाए जा सके, हड्डियां, कंकाल, कुछ भी। और खुदाई का काम कहाँ तक पहुंचा है? क्या उन चिन्हित जगहों से कुछ मिला है, कुछ ऐसा जिससे आरोपों की पुष्टि हो सके? देखिए, अब तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक एसआईटी ने उन 15 चिन्हित जगहों में से 4 पर खुदाई का काम पूरा कर लिया है। 4 पे हो गया है? जी, लेकिन यहीं पर मामला और उलझ जाता है। उलझ जाता है कैसे? इन चारों ही जगहों से अब तक कोई भी मानव अवशेष, मतलब हड्डियां या कंकाल, बरामद नहीं हुए हैं। क्या कह रहे हैं? 4 जगहों की खुदाई पूरी और कोई मानव अवशेष नहीं मिले? जी बिल्कुल, यही ताजा स्थिति है। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। मतलब एक तरफ तो इतने गंभीर आरोप है। हाँ, सैकड़ों लाशों के। और दूसरी तरफ शुरुआती जांच में भौतिक सबूत मिल ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल। यहीं पर तो मामला एकदम पेचीदा हो जाता है। सही कहा आपने। ये विरोधाभास ही इस जांच की सबसे बड़ी चुनौती लग रही है। हाँ। और यही अब जांच का केंद्र बिंदु भी बन गया है। हालांकि एक बात और है, खुदाई के दौरान एक जगह से कुछ और चीजें जरूर मिली हैं। अच्छा, क्या मिला है? उनमें एक लाल रंग का फटा हुआ ब्लाउज है, एक अंडरगारमेंट है और एक पेन का ढक्कन मिला है। ब्लाउज, अंडरगारमेंट, पेन का ढक्कन। हाँ, एसआईटी ने इन चीजों को जब्त कर लिया है और इनकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। लेकिन कोई मानव अवशेष नहीं, तो फिर इन चीजों का क्या महत्व हो सकता है? क्या इनका मिलना किसी तरह से मामले को कोई दिशा दे सकता है, भले ही सीधा कानूनी सबूत ना हो? अपता व्यक्ति से या किसी पीड़ित से या किसी संदिग्ध से सीधे तौर पर जोड़ा ना जा सके। अच्छा। फोरेंसिक जांच से शायद
शायद इन पर कोई डीएनए मिल जाए या कोई और सूक्ष्म साक्ष्य। लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी के लिए ये चीजें बस परिस्थितिजन्य साक्ष्य के छोटे छोटे टुकड़े हैं। मतलब ये इशारा कर सकते हैं कि शायद कुछ हुआ हो, पर साबित नहीं करते। बिल्कुल, ये किसी अपराध स्थल की ओर इशारा तो कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर हत्या या शव दफनाने के दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इन चीजों का कोई मनोवैज्ञानिक असर नहीं पड़ता? कानूनी सबूत भले ना हो, पर क्या ये जनता की सोच को प्रभावित नहीं करते? हाँ, लोगों के मन में तो शक और गहराएगा ना कि भाई कुछ तो जरूर हुआ होगा। आपका सवाल बहुत जायज है। कानूनी महत्व भले ही सीमित हो, लेकिन हाँ, ऐसी चीजों का मिलना जनता के बीच जो चर्चाएं चल रही हैं, जो धारणाएं बन रही हैं, उनको जरूर प्रभावित करता है। ये चीजें फिर उन सैकड़ों लापता लोगों की कहानियों से जुड़ जाती हैं जिनका जिक्र इस मामले में हो रहा है। सही कहा। और इससे जांच पर और दबाव बनता है कि भाई सच्चाई सामने लाइए। हाँ, हालांकि जांचकर्ताओं को तो भावनाओं से परे होकर ठोस सबूतों पर ही ध्यान देना होता है। सही है। तो अगर अभी तक कोई ठोस भौतिक सबूत नहीं मिला है, तो फिर तो जांच का सारा दारोमदार उस गवाह पर आ गया होगा जिसने ये आरोप लगाए थे। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति अब यही बन गई है। क्योंकि भौतिक सबूत मिले नहीं हैं, तो अब पूरा मामला उस गुमनाम शिकायतकर्ता यानी पूर्व सफाई कर्मचारी के बयान पर और उसकी विश्वसनीयता पर टिक गया है। उसी का बयान सबसे अहम कड़ी है अब। हाँ, उसका बयान ही इस वक्त एसआईटी के पास सबसे अहम कड़ी है। उस गवाह के साथ क्या प्रक्रिया चल रही है? क्या एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है? जी हाँ, हाल ही में उसे मंगलुरु में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी का दफ्तर है, हाँ, वहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अच्छा। एसआईटी की टीम ने लगातार 2 दिनों तक शनिवार और रविवार को उससे गहन पूछताछ की है। 2 दिन तक? जी, इस पूछताछ का मकसद यही था कि उसके दावों की सच्चाई परखी जाए और ज्यादा डिटेल्स लिए जाएं और वो जो 15 जगहें बताई हैं उनके बारे में और सटीक जानकारी मिले। मामला इतना संवेदनशील है, गवाह की सुरक्षा भी तो एक बड़ा मुद्दा होगा। हाँ बिल्कुल। उसकी पहचान को लेकर क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? अधिकारियों ने इसका पूरा ध्यान रखा है। गवाह की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। अच्छा। जब उसे आईबी ऑफिस लाया गया तो उसके साथ उसके वकील भी थे। वकील भी थे? हाँ, और उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर काला मास्क पहना हुआ था। मास्क पहना था? ये दिखाता है कि जांच एजेंसी गवाह की सुरक्षा और मामले की संवेदनशीलता को कितनी गंभीरता से ले रही है। हाँ, ये जरूरी भी है। ऐसे मामलों में गवाह की सुरक्षा सबसे पहले आती है, सर्वोपरि होती है। बिल्कुल। तो पूरा केस एक अकेले व्यक्ति के बयान पर इतना ज्यादा निर्भर कर रहा है। जी। ये कानूनी तौर पे कितना मजबूत आधार है। यहीं से तो फिर चुनौतियां शुरू होती होंगी ना। निश्चित तौर पर। और यहीं से वो कानूनी पेचीदगियां सामने आती हैं। एक तरफ तो एक व्यक्ति का बेहद गंभीर और सनसनीखेज बयान है जिसमें वो खुद के शामिल होने की बात भी कह रहा है। हाँ, कि उसने खुद दफनाया या मदद की। जी। और दूसरी तरफ अब तक की जांच में उस बयान को पुष्ट करने वाले भौतिक सबूत नहीं है। बिल्कुल अभाव है। और कानून में तो सबूत चाहिए होते हैं। बिल्कुल, कानून में खासकर क्रिमिनल मामलों में सिर्फ एक बयान के आधार पर किसी को दोषी ठहराना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। जब तक कि उसे दूसरे स्वतंत्र साक्ष्यों से मतलब कोरैबोरेशन ना मिले, बल ना मिले। उस गवाह के जो वकील हैं उनका क्या पक्ष है इस पर? क्या वे अपने मुवक्किल के बयान को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं? गवाह के वकीलों का रुख भी काफी, आप कह सकते हैं, नपातुला और पेशेवर है। अच्छा। उनका कहना है कि भाई हमारे मुवक्किल ने अपना बयान दर्ज करा दिया है जो उसका सच है। लेकिन वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कानून की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। एसआईटी को निष्पक्ष जांच करके सबूत जुटाने चाहिए। यानी वो भी मान रहे हैं कि सिर्फ बयान काफी नहीं है। हाँ, वो मानते हैं कि अंतिम निर्णय सबूतों के आधार पर ही होना चाहिए। ये एक तरह से कानूनी प्रक्रिया की मर्यादा बनाए रखने की कोशिश है। और क्योंकि शुरुआती खुदाई में शव नहीं मिले हैं, तो क्या एसआईटी की जांच प्रक्रिया पर या उसकी दिशा पर सवाल नहीं उठ रहे? जनता में, मीडिया में जरूर चर्चा हो रही होगी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, बिल्कुल हो रही है। जब इतने बड़े दावे के बाद शुरुआती नतीजों में कुछ ठोस हाथ ना लगे तो सवाल उठना लाजमी है। क्या सवाल उठ रहे हैं? लोग पूछ रहे हैं कि क्या एसआईटी सही जगहों पर खुदाई कर रही है? क्या गवाह ने जो जगह बताई वो सटीक हैं, या इतने साल बाद याददाश्त में कोई चूक हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर क्या खुदाई सही तरीके से हो रही है? इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी का इस पर क्या कहना है? वे इन सवालों का जवाब कैसे दे रहे हैं? एसआईटी का जो आधिकारिक पक्ष है वो यही है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। अच्छा। और बहुत संवेदनशील तरीके से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।
उनका कहना है कि वे हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं और किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। वे इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि इतने पुराने मामलों में सबूत जुटाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चुनौती? किस तरह की चुनौती? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? देखिए, कई तरह की चुनौतियां हैं इसमें। पहली तो समय ही है। हाँ, लगभग 10 से 30 साल पुरानी बातें हैं। बिल्कुल। 1995 से 2014 के बीच की कथित घटनाएं। इतने सालों में जमीन की ऊपरी सतह बदल सकती है, निशान मिट सकते हैं। सही बात है। दूसरी, मिट्टी की प्रकृति और मौसम का असर। बारिश, धूप, मिट्टी एसिडिक है या अल्कलाइन, ये सब चीजें अवशेषों के गलने या खत्म होने की रफ्तार पर असर डालती हैं। तीसरी, गवाह की याददाश्त पर निर्भरता। इतने सालों बाद किसी जगह की एकदम सटीक पहचान बताना मुश्किल हो सकता है। हाँ, खासकर अगर लैंडमार्क बदल गए हों। बिल्कुल। चौथी, क्षेत्र का विस्तार। अगर सैकड़ों शवों का आरोप है तो ये कोई एक छोटी सी जगह तो होगी नहीं, जांच का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। सही। और पांचवी, फोरेंसिक चुनौतियां। अगर मान लीजिए अवशेष मिल भी जाते हैं तो उनसे डीएनए निकालना या पहचान स्थापित करना समय के साथ मुश्किल होता जाता है। अच्छा। ऐसी चुनौतियां दुनिया भर में जो कोल्ड केसेस होते हैं, पुराने मामले, उनकी जांच में आती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। अगर सबूत जुटाना इतना ही मुश्किल है और मामला सिर्फ एक गवाह के बयान पर टिका है, तो क्या ये गुत्थी कभी सुलझ भी पाएगी? क्या सच कभी सामने आ पाएगा? ये इस मामले का सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, एसआईटी अभी बाकी बची 11 चिन्हित जगहों पर खुदाई जारी रखेगी। अच्छा, 11 जगह अभी बाकी हैं। जी, हो सकता है, उम्मीद है कि शायद आगे कुछ मिल जाए। फॉरेंसिक विज्ञान में भी काफी प्रगति हुई है। शायद मिट्टी के नमूने या ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसी तकनीकें कुछ मदद कर सके। हाँ, टेक्नोलॉजी शायद कुछ मदद करे। हाँ, लेकिन ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि समय बीतने के साथ भौतिक साक्ष्य मिलने की संभावना कम होती जाती है। अगर ठोस सबूत नहीं मिलते हैं तो मामला अंततः गवाह के बयान की विश्वसनीयता और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं उनके विश्लेषण पर निर्भर करेगा। और वो कानूनी रूप से थोड़ी कमजोर स्थिति हो सकती है। हाँ, कानूनी रूप से वो एक कमजोर स्थिति हो सकती है। इस पूरे प्रकरण का समाज पर, खासकर धर्मास्थला से जुड़े जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उन पर क्या असर पड़ रहा होगा? ये सिर्फ एक अपराध की जांच नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था से भी जुड़ा मामला है। बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा है और बहुत व्यापक भी। धर्मस्थला, जैसा हमने शुरू में कहा, सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, न्याय और सेवा का एक बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। हाँ, बहुत प्रतिष्ठा है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इस तरह के आरोपों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है पूरे कर्नाटक में। और जहां भी धर्मस्थला के अनुयायी हैं वहां एक बेचैनी है, अविश्वास है, चर्चाओं का दौर है। ये देखना वाकई दुखद भी है कि कैसे आस्था और इतने गंभीर आरोप एक ही जगह पर टकरा रहे हैं। लोगों के मन में किस तरह के सवाल उठ रहे होंगे, उनकी दुविधा क्या होगी? लोगों के मन में तो सवालों का तूफान है। हाँ। सबसे पहला और बड़ा सवाल, हाँ, क्या ये सच हो सकता है? हाँ। अगर हाँ, तो इतने सालों तक ये कैसे छिपा रहा? क्या संस्थान के भीतर के लोगों को पता था? कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल आस्था का। हाँ, और सबसे गहरा सवाल कि क्या जिस जगह को वे इतना पवित्र मानते थे उसकी जमीन के नीचे वाकई इतना भयानक सच दबा हो सकता है? ये दुविधा बहुत बड़ी होगी। बिल्कुल, ये दुविधा उन्हें परेशान कर रही है। अपनी आस्था पर विश्वास बनाए रखें या इन गंभीर आरोपों पर यकीन करें। जाहिर है मीडिया और सोशल मीडिया पर भी मामला छाया हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। लोकल कन्नड़ मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक, और खासकर सोशल मीडिया पर, ये इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित और संवेदनशील विषयों में से एक है। हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट पर लोगों की नजर है। तरह तरह की थियोरीज चल रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। अच्छा। कुछ लोग इसे संस्थान को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे न्याय की लड़ाई के तौर पर देख रहे हैं। ध्रुवीकरण भी हो रहा होगा। हाँ, और मामला थोड़ा राजनीतिक रंग भी ले रहा है, क्योंकि इतने बड़े संस्थान से जुड़े किसी भी विवाद में राजनीतिक हित साधने की कोशिशें भी हो सकती हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है जिससे जांच और प्रभावित हो सकती है। तो सबूतों की कमी और सिर्फ एक गवाह का बयान, ये स्थिति तो एसआईटी पर जबरदस्त दबाव डाल रही होगी। बिल्कुल। न सिर्फ सच सामने लाने का, बल्कि अपनी जांच प्रक्रिया को भी निष्पक्ष और पारदर्शी साबित करने का। निश्चित तौर पर एसआईटी इस वक्त दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तरफ उन्हें सच का पता लगाना है, सबूत जुटाने हैं। हाँ। दूसरी तरफ उन्हें यह भी पक्का करना है कि उनकी जांच निष्पक्ष लगे, किसी भी दबाव में ना आए, और जो भी नतीजा निकले वो तथ्यों पर आधारित हो। हाँ। मामले की संवेदनशीलता और हाई प्रोफाइल प्रकृति के कारण एसआईटी के हर कदम पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है।
और शायद इसीलिए एसआईटी प्रमुख खुद निगरानी कर रहे हैं। जी, एसआईटी प्रमुख मोहंती का खुद इस केस की सीधी निगरानी करना इसी गंभीरता को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर अभी हम कहाँ खड़े हैं इस मामले में, अगर संक्षेप में समझना चाहें? संक्षेप में कहें तो पहला, एक पूर्व कर्मचारी का 1995 से 2014 के बीच धर्मास्थला में सैकड़ों शव दफनाने का सनसनीखेज आरोप है। ठीक है। दूसरा, सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। तीसरा, एसआईटी ने 15 चिन्हित जगहों में से 4 पर खुदाई पूरी कर ली है, लेकिन कोई मानव अवशेष नहीं मिले हैं। ये बहुत अहम बात है। चौथा, कुछ और चीजें मिली हैं, ब्लाउज, अंडरगारमेंट, पेन कैप, जिनकी जांच चल रही है। ठीक। पांचवा, मुख्य गवाह से लंबी पूछताछ हुई है, उसका बयान दर्ज है, पहचान गुप्त रखी गई है। छठा, मामला फिलहाल भौतिक सबूतों के अभाव में मुख्य रूप से गवाह के बयान पर निर्भर कर रहा है। ओके। और सातवां, एसआईटी बाकी जगहों पर खुदाई जारी रखेगी और जांच की निगरानी ऊंचे स्तर पर हो रही है। तो आगे क्या होने की उम्मीद है? अब सबकी नजरें किस पर टिकी हैं? अब सबकी निगाहें 2 चीजों पर हैं। पहला, बाकी बची 11 जगहों की खुदाई के नतीजों पर कि क्या वहां कुछ मिलता है? वहां कुछ मिलता है। और दूसरा, एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट पर। अच्छा, फाइनल रिपोर्ट। जी, वो रिपोर्ट शायद इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और अगर कुछ हुआ था तो उसका स्तर क्या था, कौन जिम्मेदार थे। जांच अभी जारी है और इसमें वक्त लग सकता है। ये वाकई एक बेहद जटिल और बहुस्तरीय मामला बन गया है। बिल्कुल। इसमें गहरी आस्था का पहलू है। बिल्कुल। गंभीर आपराधिक आरोप है। बिल्कुल। कानूनी दांवपेंच है। हाँ। और जैसा आपने इशारा किया, राजनीतिक संवेदनशीलता की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ये सब मिलकर एक उलझा हुआ जाल बन गया है। बिल्कुल। सच क्या है ये अभी कहना नामुमकिन है। सबूतों का ना मिलना और केवल एक गवाह का बयान स्थिति को बेहद धुंधला बना देता है। ये संभव है कि गवाह का बयान सच हो, लेकिन सबूत नष्ट हो गए हों या मिल ना पा रहे हों। ये भी संभव है कि बयान में अतिशयोक्ति हो या वो पूरी तरह गलत हो। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जांच पूरी होने तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक पल के लिए सोचें, अगर, और ये एक बहुत बड़ा अगर है, हाँ। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर ये सच साबित होता है तो ये सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि शायद देश के सबसे भयावह और बड़े अपराधों में से एक होगा। सोचकर ही डर लगता है। जी। और इसके परिणाम बहुत गहरे होंगे। सामाजिक स्तर पर ये लोगों के विश्वास को बुरी तरह तोड़ देगा, खासकर उस संस्था के प्रति जिसकी छवि दान, पुण्य और न्याय से जुड़ी रही है। हाँ, आस्था पर चोट होगी। बिल्कुल। धार्मिक स्तर पर ये आस्था की प्रकृति और पवित्र स्थानों की धारणा पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। और राजनीतिक स्तर पर भी इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। ये एक ऐसा मामला बन जाएगा जिसकी मिसालें दी जाएंगी और ये हमेशा के लिए उस स्थान के इतिहास से जुड़ जाएगा। फिलहाल तो हमें एसआईटी की जांच के नतीजों का ही इंतजार करना होगा। जी, जैसा आपने कहा, पूरे देश की नजरें इस मामले पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, और ये मामला सिर्फ एक घटना की जांच भर नहीं है। ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। किस सवाल पर? कि अगर इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय तक चलने वाले अपराध के आरोप, चाहे वे अंततः साबित हों या ना हों, किसी ऐसी जगह के बारे में लग सकते हैं जो गहरी आस्था का केंद्र है, तो ये हमारे समाज में विश्वास और पवित्रता की अवधारणाओं के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है। कैसे ऐसे आरोपों की संभावना मात्र ही विश्वास की उन जड़ों को हिला सकती है जिन पर समाज का ताना बाना टिका होता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सभी को जांच के नतीजों का इंतजार करते हुए गंभीरता से सोचने की जरूरत है।